इस देश के समाजवादी आंदोलन के ऋषि मधु लिमाई जी को याद किया। और ये सुखद संयोग है, जैसा जयंत भाई बता रहे थे, सुखद संयोग है कि मधु लिमाई जी जैसा ऋषि 1 मई को ही पैदा हुआ था। और इससे सुंदर संयोग क्या हो सकता है? समाजवाद, मजदूर आंदोलन, लोकतंत्र और आने वाले समय को याद करने का। मैंने हाल ही में लिखा भी है कि मधु जी को याद करने के अलग अलग कारण हो सकते हैं। कारण ये हो सकता है कि वो इस देश की राजनीति में एक ऐसे ऋषि थे, एक ऐसे साधु थे जिनकी कल्पना करना भी आज कठिन है। यहाँ बहुत साथी हैं जो उनके बहुत अंतरंग रहे थे। मुझे केवल 1-2 बार मधु जी से मिलने का सौभाग्य मिला था। मैं विद्यार्थी था उन दिनों, और मुझे बिल्कुल लगा जैसे किसी ऋषि के आश्रम में पहुंच गया हूँ। शाम का वक्त था, लोग बैठे हुए थे और मधु जी केवल एक अध्यापक की हैसियत से समझा रहे थे। वो राजनीति से अवकाश ले चुके थे, लेकिन जिस सादगी से वो, इतना बड़ा आदमी मैं सोच रहा था जिसके घर हम जा रहे हैं, कितना सादगी और सहजता से रहते थे, ये कल्पना करना आज के राजनेताओं के लिए असंभव है। तो हम उन्हें ऋषि के रूप में याद कर सकते हैं। हम याद कर सकते हैं उन्हें, जैसा फिर जयंत भाई ने इशारा किया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जिसने सांप्रदायिकता से किसी हालत में कोई समझौता नहीं किया। दोहरी सदस्यता का सवाल ऐसे समय पे उठाना जो बहुत असहज रहा होगा, और उस समय तमाम तरह की बातें कसी गई होंगी, तमाम तरह के तंज किए गए होंगे, तमाम तरह के इल्ज़ाम लगाए गए होंगे। लेकिन आज जब हम मुड़ के देखते हैं तो मैं समझता हूँ समाजवादी आंदोलन पे, समाजवादी नेताओं पे जो तमाम तरह के आक्षेप लगते हैं कि भाई आपने संघ को एंट्री दी, आपने जनसंघ को बैलेट बनाया, उस सब का जवाब देने के लिए हमारे पास सबसे बड़ा अगर कोई नाम है तो मधु लिमाई का, कि उस इंसान ने उस शख्स से सबसे पहले इस शिनाख्त की और खड़े होकर, चट्टान की तरह खड़े होकर इसका विरोध किया। लेकिन मधु जी को याद करने का एक तीसरा कारण भी है, और मैं चाहता हूँ यहाँ बैठे कई साथी, यहाँ प्रकाशक भी हैं, लेखक भी हैं, कार्यकर्ता भी हैं, बहुत बुद्धिजीवी भी हैं। मधु जी ने जो अपने राजनीति से अवकाश लेने के बाद लिखा, उसको अभी भी उतनी गंभीरता से नहीं पढ़ा गया है जैसे पढ़ा जाना चाहिए। मैं खुद उसका दोषी हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी कुछ जो मौलिक स्थापनाएं रही हैं, आज भी हम उनको मुख्यतः राजनीति में उनकी दखल की वजह से याद करते हैं, लेकिन बतौर चिंतक उनकी कई मौलिक स्थापनाएं हैं जिन पर और ज़्यादा गहन चिंतन की, सोचने की, लिखने की ज़रूरत है। चाहे वो भारतीय राजनीति को समझने की विहंगम दृष्टि हो, जो मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस से ज़्यादा, क्योंकि मेरी पुरानी मान्यता रही है कि इस देश में पॉलिटिकल साइंस और पॉलिटिकल सेंस 2 अलग दिशा में बहती हैं, और जिनको पॉलिटिकल सेंस होती है वो लोग राजनीति को कहीं बेहतर समझा सकते हैं। मधु लिमाई जी ने भारतीय राजनीति के बारे में जो व्याख्या की, जिसमें समाजवादी आंदोलन का इतिहास लिखने का प्रयास भी शामिल था, जिसमें जनता एक्सपेरिमेंट को समझने का उनकी किताब है, जिसमें नॉन कांग्रेसिज्म को समझने का उनका प्रयास है, इन सब चीज़ों को जोड़ते हुए मधु लिमाई आपको भारतीय राजनीति को समझने की एक नई थ्योरी देते हैं। बस सिर्फ वो उसे एक थ्योरी नहीं कहते, किसी और को उसमें से बनी हुई थ्योरी को बाहर निकालना होगा, और वो समझता हूँ मैं, वो थ्योरी हमारे लिए कहीं बेहतर उपयुक्त होगी। खैर, तो मैं सिर्फ अनुरोध कर रहा था यहाँ बैठे हुए साथियों से कि मधु लिमाई जी के बाद के लेखन को और ज़्यादा ध्यान से पढ़ने समझने की ज़रूरत है, क्योंकि भारतीय राजनीतिक चिंतन जो है वो राजनीति शास्त्र की किताबों से नहीं निकलेगा। वो जो राजनीति में रमे रचे कार्यकर्ता थे, नेता थे, उनके लेखन से भारतीय राजनीतिक चिंतन का निर्माण हुआ है, और उसमें मधु जी और किशन पटनायक, सच्चिदानंद सिन्हा, ये सब लोग वो अंतिम कड़ी थे उस बहुत बड़ी श्रृंखला की जिसने इस देश में राजनीतिक चिंतन का निर्माण किया।
इसलिए मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहता था आज इस सभा को आयोजित करने के लिए, मधु जी को याद करने के लिए, और उस बहाने उस बड़े सवाल को संबोधित करने के लिए जिसका अगर आज मधु जी हमारे बीच होते तो वो निश्चित ही उस सवाल पे सोच रहे होते।